तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो सोहेलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 225 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने हेवनली ब्रिज के 6 लेवल को पास आउट कर दिया होता है। फिर लू फेंग वहाँ पे एक पिट में गिर गया होता है, जहाँ पे लू फेंग को बहुत ही ठीकेस्ट ऑरा महसूस हुई होती है। फिर लू फेंग उस ठीकेस्ट ऑरा के इस पे खड़ा होता है। लू फेंग वहाँ के सेंटर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे लू फेंग 100 किलोमीटर पर सेकेंड उस सेंटर की तरफ बढ़ रहा होता है। और जैसे जैसे सेंटर की तरफ वो जा रहा था, वहाँ की ऑरा और भी ज़्यादा ठीक होने लगती है। 3.5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4.5 टाइम्स, 6 टाइम, ऐसे ही करके वो जितना ज़्यादा पास जा रहा था वो और भी ज़्यादा शॉकिंगली ठीक होते जा रहा था। और हमें दिखाया जाता है किलिंग विल पावर को, जो कि लू फेंग की कॉन्शियसनेस को इन्वेड कर रहा था। ऐसा लगा था जैसे कई सारे काउंटलेस लाउटर डेमन्स उसके माइंड में आ चुके हैं, जो कि लू फेंग के विल पावर को सप्रेस करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि 7 टाइम्स के रीजन में आ चुका है। लोग कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे अभी उसका चेहरा पूरा तरह से पेल हो चुका होता है, उसके चेहरे से पसीने निकलने लगता है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है यहाँ की किलिंग ऑरा तो बहुत बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और अब फिर लू फेंग कहता कि यहाँ की किलिंग ऑरा यहाँ की पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन अभी मुझे अंदर की तरफ नहीं जाना है, मुझे अभी कॉशियस परखना होगा। यहाँ पे वो कहता है मैं और भी ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता। लू फेंग फिर से कहता है चलो अभी अंदर जाके देखते हैं कि मेरी मैक्सिमम लिमिट क्या है। लू फेंग और भी अंदर जाने लगता है। लू फेंग सेंटर की तरफ जा रहा था, जैसे जैसे जा रहा था वहाँ की टेक्निक्स और भी ज़्यादा रोज करने लगती है। लू फेंग 8 टाइम्स में आ जाता है, लेकिन तभी लू फेंग उसी मिड एयर में रुक जाता है, क्योंकि वहाँ की ऑरा उसके फ्रेश ब्लड में मिलने लगती है, जो कि उसके नेकेड आई से भी देखी जा सकती है। हमें दिखाया जाता है कि 10 किलोमीटर आगे एक व्हिर्लपूल कोर होता है, जो कि उसी का सेंटर होता है। वहाँ पे एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग वेटसन मौजूद था, जिसमें से इंसेक्ट एनर्जी निकल रही थी, जो कि फॉर्मलेस एक्साइटमेंट दे रही थी किसी भी सोल को आराम से परमेटेड करने के लिए। फिर उसी के अंदर से आवाज आती है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। उसकी ये आवाज लू फेंग के कॉन्शियसनेस को सेड्यूस करने लगती है कि मेरे पास आ जा। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो अपने माइंड में ही करता है गेट आउट, और यहाँ पे वो अपने इस कॉन्शियसनेस के परमानेंट से आजाद हो जाता है। लू फेंग उसकी तरफ देखने लगता है, कहता है मैं और भी पास नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि मैं यहाँ और भी पास जाऊंगा तो मैं इसको रेसिस्ट नहीं कर पाऊंगा। फिर वो कहता है कि अभी के मर्तबा मेरी यही लिमिट है, मैंने अपने इल्यूजन फैंटेसी ओशन के लेवल 9 को भी ब्रेक थ्रू कर दिया है। फिर लू फेंग कहता है 7 टाइम्स टेक्निक्स, मैंने पहले ही वहाँ पे ह्यूज प्रेशर महसूस करना शुरू कर दिया था, और ये 8 टाइम ऑरा मेरी लिमिट हो गई। और बात करें लू फेंग की विल पावर की, तो वो प्योर जेन्यू विल पावर है, जहाँ पे लू फेंग की एंडलेस किलिंग इंटेंट पावर पूरी तरह से बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, वो बहुत ज़्यादा डीप भी थी। अब लू फेंग यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर यहाँ पे फेल हुआ तो वो यहाँ की किलिंग ऑरा के द्वारा अपोजिस कर लिया जाता, जिसके कारण लू फेंग एक ब्लड थर्स्टी मैडमैन बन जाता, जो कि पूरी तरह से एक पागल जॉम्बी की तरह के, जो कि सिर्फ जान लेना ही जानता। और यहाँ पे ऐसा बनने से तो अच्छा है मरना ही ठीक है। और आप पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि 10 किलोमीटर दूर से रिट्रीट करना शुरू कर देता है। और वो कहता है कि मैंने जितना भी देखा है मेरी विल पावर इसको स्ट्रेन नहीं कर सकती है। और अब फिर लू फेंग इसी सब के बारे में सोच रहा था, वहां से वो बाहर निकल जाता है। अब फिर लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि वहां के माउंटेन वॉल के क्लोज आ चुका होता है। लू फेंग वहां से नीचे जाना शुरू कर देता है। 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और भी नीचे आने लगता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वहां के कई सारे बंदों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक बंदा अपने सामने बैठे हुए आदमी से कहता है लॉर्ड वो जरूर पाइनिकल क्लाउड लेवल का बंदा है, आखिर हम उससे डील कैसे करेंगे। और अब फिर हमें सीन चेंज कर बॉटम ह्यूज पिट को दिखाया जाता है, जहाँ पे किलिंग ऑरा फ्लोट कर रही थी ऊपर। वहाँ पे कई सारे वाइल्ड ग्लास और प्लांट भी ग्रो हुए थे, वहाँ पे पूरी जगह ब्लड रेड पैच था। यहाँ पे उसी में एक बंदा कहता है कि मुझ पे इस पे छोड़ दो। फिर हमें सीन चेंज कर सेकेंड लेवल ऑफ पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे स्ट्रेन मैड हाउस मौजूद थे, उस पे मेटल्स एक दूसरे से टकरा रहे थे। वहाँ पे 10 मीटर हाई, 10 मीटर लॉन्ग और चौड़ा वहीं वहाँ पे कॉफिन बना हुआ था, जो कि हिलना शुरू हो जाती है। और उसी में से 3 मीटर टॉल बॉडी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स निकलता है, जिसके पीछे 2 ह्यूज मैचेस
ह्यूज उस पर कैरिड होते हैं। और फिर देखा जाए तो अभी का मतलब बहुत ही बड़ा होता है और उसमें इंटेलिजेंस बहुत ही कम होती है। यहाँ पे वो जोर से चिल्लाता है एक जंगली बीस्ट के जैसे। और फिर वहाँ पे एक वॉइस आता है जो कहता है जाओ उस बंदे को मार दो, यहाँ पे मेरी ट्रेनिंग को डिस्टर्ब मत करना। वो वाइल्ड बीस्ट एक बीम ऑफ लाइट बन के लू फेंग की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग अपने बूट्स के साथ बॉटम पे लैंड करता है, जहाँ पे लू फेंग चारों तरफ देखता है तो वहाँ मॉस वेजिटेशन मौजूद थी। और लू फेंग चारों तरफ सराउंडिंग देखता है जहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा था। लू फेंग वहाँ पे देखने लगता है और यहाँ पे लू फेंग को कोई भी लाइफ फॉर्म मौजूद नहीं थी। लू फेंग यहाँ पे बहुत ही क्यूरियोसिटी से बहुत ही कॉशियस से चारों तरफ देख रहा होता है। और जैसे जैसे वो एक स्टेप रहा था लू फेंग 10 किलोमीटर के बराबर चल रहा था, क्योंकि लू फेंग एक यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा है। उसके लिए एक स्टेप में 10 किलोमीटर पार करना कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब लू फेंग वहाँ का सर्वे लेने लगता है, जहाँ पे वो कहता है यहाँ पे कुछ भी स्पेशल नहीं लगता है, बस यहाँ पे खाली और सब चीज मरा हुआ। लेकिन तभी लू फेंग वहाँ से मुड़ने वाला था, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई एनर्जी उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो एनर्जी लगातार क्लियर होने लगती है। फिर लू फेंग ये देखकर वहाँ पे पीछे देखता है, जहाँ पे लू फेंग देखता है कि यहाँ की इसकी ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि पागलों की तरह लग रही है। क्या ये क्लाउड लेवल 9 का या फिर डोमेन लेवल 1 और 2 का? और लू फेंग अपने पीछे इस एनर्जी को स्कैन करता है, जो कि उसके पीछे ही आ रहा है। उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि गुर्राते हुए लू फेंग के सामने आ जाता है, जिसके ऊपर मेसी हेयर एक वाइल्ड बीस्ट वॉरियर लग रहा था। ये गए तो एक वाइल्ड बीस्ट है जिसको भी टेम किया हुआ था। फिर उसमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखों में मैडनेस और किलिंग इंटेंट भरा हुआ था, ऐसा कि वो लू फेंग को आज मार ही देने वाला है। फिर में लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि वो फॉलन है, वो उस किलिंग ऑरा के इन्वायरमेंट में जाके अपने माइंड को लॉस्ट कर दिया है, जिसके मतलब उसकी कॉन्शियसनेस में किलिंग ऑरा ने ही राज बना लिया, जो कि इस कारण वो बहुत ज्यादा पागल हो गया। उसको नहीं पता कि उसको किससे मारना चाहिए या फिर नहीं। फिर वो किल करता हुआ उसके पीछे लग जाता है, जो कि लू फेंग के पीछे ही पड़ जाता है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है चलो अब तुम्हें पीछे आ ही गए हो तो मैं तुम्हें भी मार देता हूँ। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्रेस से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता और यहाँ पे वो बिल्कुल ही गायब हो जाता। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से पागल होता है। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि सिल्वर लाइट बन के उसके सामने अपने रेड किलिंग ऑरा के साथ डिस्पियर हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पे वो बार बार उसके अटैक कर रहा था। वो वाइल्ड डेमन बहुत ही गुस्से से उस पर दहाड़ रहा होता और यहाँ पे उसको मारने के लिए आगे बढ़ता। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने उसके लाइफ कोर पे अटैक कर देता है, जो कि उसके लाइफ को सीधे चीर कर उसको मार देता। और यहाँ पे हमें डेमन पर्सन को दिखाया जाता है जो कि जिसका सर कटकर वहीं पे जमीन पे गिर जाता है, वो मारा जाता है। यहाँ पे लू फेंग वहाँ पे उसको देखने लगता है, जहाँ पे वो उस कॉर्प्स की तरफ देखने लगता है उसको जिसने मारा हुआ होता कि आखिर ये है क्या चीज। फिर वहाँ पे हमें उस ऑरा को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग उसको महसूस करता है, जहाँ पे वो कहता है ये सच में ट्रू मैट डेमन बन गया था, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ये पागल हो गया था। और अब फिर लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता कि आखिर ये बीस्ट आया कहाँ से। यहाँ तक तो मेरे बहुत सारे एरिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिला, तो आखिर ये आया कहाँ से, ये डेमन आ कैसे गया? क्या ये कोइंसिडेंस है कि मैं 2 सालों से यहाँ पे बॉटम में एंटर हूँ और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये बॉटम पे आया है। फिर लू फेंग को थोड़ा शक होने लगता है। फिर मैं सीन चेंज कर वहाँ पे उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि शुरुआत में बंदा उसे कहता है लॉर्ड, और यहाँ पे वो बंदा अपने उस बंदे से कहता है लॉर्ड उस बंदे ने उस डेमन को मार दिया है, तो यहाँ पे क्या मैं उससे जाकर सेटल कर दूं? तो वाइस उसे कहता है कोई जरूरत नहीं है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है, जो कि ऐसा लग रहा था कि वो सेक्टर लॉर्ड का बंदा जरूर है। फिर हमें सीन चेंज के बाद लू फेंग के विजन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आराम से 10 किलोमीटर दूर तक देख सकता है, जहाँ पर उसके सामने एक ब्लडी ह्यूज बॉडी दिखती है, जहाँ पे लू फेंग बिना हेसिटेट किए उसकी तरफ बढ़ जाता है। अब लू फेंग वहाँ पे होता है, लेकिन तभी लू फेंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने लगता है। लू फेंग ये सीख कर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और क्या आता है ये अच्छा नहीं हुआ। और यहाँ पे उसी बीच में से एक आवाज़ आती है तुम मेरे रहते यहाँ से भाग नहीं सकते। यहाँ पे वो बंदा लू फेंग के कानों में बोल रहा होता है। मिड एयर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मैजेस्टिक स्लिट हाउस अपीयर होता है, जिसने अपने ब्लड रेड रॉन्ग रॉब को पहने हुए होता है। उसकी प्रेजेंस ही ऐसी लग रही थी जैसे कि यहाँ पे एंडलेस ब्लड ओशियन भरा हुआ है। उसकी ब्लड ट्रस्टी और किसी
किसी के भी सोल को ट्रेम्बल कर सकती हूँ। लू फेंग उसकी तरफ देखता और कहता है कितना टेरिफाइंग बीइंग है, मैं इसके प्रेशर को डिफेंड नहीं कर सकता। और फिर हमें स्टोरी मैन को दिखाया जाता है जो कहता है ब्लड गॉड बाकी, और यहाँ पे वो कहता है तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम सिर्फ क्लाउड लेवल पाइनेकल के बंदे और तुमने एक ब्लड डेमन बेस्ट को मार दिया जिसको मैंने पाला हुआ था। और यहाँ पे वो कहता है कि उस ब्लड बेस्ट ने अपने गेटवे ऑफ ओरिजिन को लाओ में आ चुका था और ये उतना बुरा नहीं था। फिर लू फेंग सुनता है तो शौक हो जाता है कि क्या टेम ब्लड डेमन। और अब फिर हमें यहाँ बताया जाता है टीम ब्लड डेमन के बारे में कि इनकी इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा लो होती है जिसकी मर्तबा इन सबको अपना पालतू बनाना आसान हो जाता है। और इन सारे मैड डेमन्स की एक ही खासियत हो कि इन्हें तबाही मचानी आता है। और अब फिर वो ब्लड रेड रॉब बंदा कहता है जो कहता है कि तुम क्लाउड लेवल पाइनिकल बंदे हो और यहाँ पे तुमने अचीवमेंट कर ली लॉ में और यहाँ पे तुम ब्रेक थ्रू करके डोमेन लेवल में आ सकते हो जिसके मर्तबा इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। और तुमने मेरे ब्लड डेमन को ही मार दिया, ये बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है, मैं मान सकता हूँ, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। और वो कहता है कि मैं तुम्हें दो चॉइसेस देता हूँ, पहला तो मुझे सबमिट करो और मैं ब्लड गॉड यहाँ तक कि मैं ब्लड गॉड गार्ड बन जाऊँ जिसके मर्तबा जब मैं वर्ल्ड पे यहाँ पे राज करूंगा तो तुम मेरे एक लोएस्ट सब्जेक्ट बने रहोगे जिसके मर्तबा तुम यहाँ पे ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में राज कर सकते हो, तुम्हें भी इंटरनल ग्लोरी मिलेगी। फिर वो कहता है दूसरा मैं अगेंस्ट जाओ और मौत को पाओ। और वो बंदा लू फेंग पे प्रेशर डालने लगता है। लू फेंग को दिखाया जाता है कहता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल बैंग है, लगता है कि ये एटलीस्ट सेक्टर लॉर्ड लेवल 1 का बंदा जरूर होगा क्योंकि इसी की मर्तबा वो मुझे यहाँ पे प्रेशर कर रहा है जिसको मैं सह नहीं पा रहा हूँ। अब फिर यहाँ पे तो लू फेंग वर्चुअल कंपनी का कोर मेंबर है, आखिर यहाँ पे वो ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के सामने सबमिट कैसे कर सकता। और अब फिर हमें उस ब्लड ड्रॉप मैन को दिखाया जाता है जो कहता है सबमिट करो या फिर डेट पाओ। और वो कहता है मैं 10 तक गिनूंगा, तुम्हें चूज करना होगा। वो कहता है 10। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से अपने प्रेशर को लू फेंग पे बनाए हुए रखता है। 9 8 7 हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसके प्रेशर से दबा हुआ होता है। और लू फेंग अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि वो क्या करे, यहाँ पे वो एनिमी को मार दे या फिर उसको एनिमी को मार दे या फिर क्या करे। अभी के मर्तबा वो इसी के बारे में कंफ्यूज हो रहा था, उसकी भी अपनी प्राइड है, वो इसको जान ही नहीं दे सकता है। 3 फिर ऐसे ही वो और भी आवाज में बोलने लगता है। यहाँ पे लू फेंग के माइंड में एक ही चीज आती है कि मेरे पास सिर्फ 2 चॉइसेस है, या तो मुझे अपने मोसा की बॉडी में ट्रांसफॉर्म करके इंस्टेंटली यहाँ से एस्केप कर जाना चाहिए और मुझे ऑटोमन शिप में यहाँ से लेके अपने 18 क्लाउड लेवल में जाके वहां से निकल जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी ऑटोमन शिप है जो कि ई ग्रेड की शिप है, यहाँ पर एक पाइनिकल शिप है और ये ऑटोमन अनडाइंग बेइंग का शिप है। इसके मर्तबा मैं इसको आराम से 99% कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। दूसरा रास्ता तो यही है कि सेकंड चॉइस में मुझे इसके सामने सबमिट करना होगा क्योंकि फिर इसके बाद मेरी लाइफ डेंजर में नहीं रहेगी। फिर वो कहता है कि अगर मैंने फर्स्ट वे को यूज किया और मैं यहाँ से भागा तो मेरी आइडेंटिटी आउटसाइडर की रिवील हो जाएगी और जैसे ये पता चलेगा पूरा कॉन्टिनेंट मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ेगा और मैं यहाँ से इंस्टेंट गॉर्डियन से यहाँ से निकल भी नहीं सकता और यहाँ पे मैं जाना भी नहीं चाहता क्योंकि यहाँ की एरिया में ब्लड रिवर क्रिस्टल के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है और मुझे और भी ज्यादा क्रिस्टल एक्वायर चाहिए ताकि मैं और भी इसको पावरफुल हो सकूं। और जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरे सारे चांसेस खत्म हो जाएंगे और लू फेंग के माइंड में पूरी चीज फ्लैश होने लगती है। यहाँ पे वो बंदा कहता है 2 में लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है लॉर्ड और उसके सामने झुक जाता है। रवि के मर्तबा वो उसके सामने सरेंडर कर चुका होता है। मैं उस ब्लड रेड बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है बहुत खूब, तुम्हारे टैलेंट से तुम मेरे ब्लड गार्ड्स के टॉप 3 में आ सकते हो, मैं तुम्हारे टैलेंट्स की कदर करता हूँ और तुमने सही डिसीजन लिया। और वो कहता है कि अब से तुम मेरे ब्लड गॉड गार्ड 97 बनोगे। वहाँ पे कई सारे बंदे आ जाते हैं जो कि टोटल 96 ब्रॉन्ज आर्मर स्लिट हाउस होते हैं जो कि उसी के अंदर ब्लड गॉड आर्मी के अंदर शामिल हो जाते हैं। और वहां से लोवेस्ट बंदा का भी देखा जाए तो वो डोमेन लॉर्ड लेवल का था, वहीं पे जो सबसे हाईएस्ट था वो डोमेन लॉर्ड लेवल को भी पार कर चुका था। यहाँ पे हमें उन सारे 96 बंदे को दिखाया जाता है जो कि उनके सामने झुकते और कहते हैं कांग्रेचुलेशन लॉर्ड कांग्रेचुलेशन। यहाँ पे ब्लड रॉब बंदा भी हंसते हुए कहता है, वो क्या होता है कि नंबर 1 तुम अभी चार्ज हो 97 को टीच करने के लिए, तुम्हें उसे सब चीज सिखाना होगा। और अब फिर वो यहाँ से चला जाता है। हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ 96 ब्रॉन्ज आर्मर स्लिट हाउस करे होते हैं और यहाँ पे वो भी शॉक होता है। तो यहाँ पे देखा जाए लू फेंग की कॉन्शियसनेस स्ट्रॉन्ग के कारण तो यहाँ पे उन सबको फेल कर पाया था, जिनमें से 94 डोमेन लॉर्ड लेवल के थे जिनमें से 2 वहाँ पे एक्चुअली सेक्टर लॉर्ड के बंदे मौजूद थे। फिर यहाँ पे वहाँ का एक टॉल बंदा आता है जो कहता है 97 कांग्रेचुलेशन जो कि तुम हमारे ब्लड गॉड गार्ड्स बन चुके हैं, तुम सिर्फ एक इकलौते
ऐसे गार्ड्स हो जो कि क्लाउड लेवल मतलब यूनिवर्सल लेवल में हो, बाकी सबके यहाँ तो डोमेन लॉर्ड या फिर सेक्टर लॉर्ड के हैं। और फिर लुफिन यहाँ पे क्यूरियोसिटी से पूछता है कि आखिर ये ब्लड गॉड गार्ड्स क्या है और ये लॉर्ड कौन है। और फिर ये सुनकर वो टॉलवेरी उसको सबके बारे में समझाता है और यहाँ पे ब्लड रेड इनकार्बोनेट आर्मर के बारे में बताता है कि आखिर ये क्या है। अभी के मतलब वो उन दोनों बंदे जो कि सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते हैं उनके बारे में बताता है। यहाँ पे वो ऐसे ही करके सारी चीजों के बारे में बताने लगता है। फिर वो अपने लॉर्ड के बारे में बताता है कि हमारे लॉर्ड एक एक्सेप्शनल जीनियस है जो कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में पाए जाते हैं इस अनडाइंग स्ट्रेन में। और वो आगे बताता है कि ये अनडाइंग स्ट्रेन हमारे लॉर्ड स्टेटस वहाँ की अनडाइंग स्पीड से भी कई ऊपर है। फिर यहाँ पे वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और वर्शिप के साथ बोल रहा था क्योंकि वो उनको फॉलो कर रहा था। और फिर वो टॉल वॉरियर कहता है कि अगर लॉर्ड चाहे तो आराम से किसी भी शॉर्ट टाइम में अनडाइंग वे में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। वो कहते हैं तुम्हें ये जानना चाहिए कि उन्होंने अपनी 8 ब्लड रिवर क्रिस्टल को भी एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये सुनकर लू फेंग शौक होता है कि क्या आर्ट। और वो कहता है कि यहाँ पे 10 ब्लड रिवर क्रिस्टल को ही एब्जॉर्ब करने पे कोई भी आराम से लेजेंडरी ब्लैक वॉरियर बन सकता है। ये तो बहुत ही लेजेंड के जैसा है कि अभी तक कोई बंदा मुश्किल से इसको एब्जॉर्ब कर पाया है। और अब फिर वो आगे कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, हमारे लॉर्ड का एम है कि उन्हें लेजेंडरी ब्लैक वॉरियर बनना है। और यहाँ पे तुम भी ब्लड गॉड गार्ड्स बन चुके हैं तो तुम्हें इसकी मर्तबा प्राउड फील करना चाहिए। यहाँ पे काउंटलेस ऐसे हैं जो कि यहाँ पे लॉर्ड के अंदर आना चाहते हैं। और फिर ये सुनकर लू फेंग क्यूरियोसिटी से पूछता है कि क्या ब्लैक वॉरियर एक्सट्रीमली हार्ड है बनना, क्योंकि मैंने जितने भी किताब से पढ़ा है मैंने सुना है कि ब्लैक वॉरियर बनना एक लेजेंड के मुताबिक है। यहाँ पे ब्लैक ब्लड वॉरियर बनना बहुत लोगों का सपना है और कई लोग तो इसको पूरा भी नहीं कर पाते हैं। तो वो टॉल बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये ब्लैक वॉरियर ये एक प्राइड की जैसा माना जाता है ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे इमेजिनेबल अमाउंट चाहिए इसको करने के लिए तभी जाके एक ब्लड वॉरियर बनता है। और यहाँ पे वो कहता है कि इन सब क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम की जरूरत होगी, तुम्हें हर एक पर्सन की लिमिट को पुश करना होगा। अब ये सब सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाते कि क्या लिमिट। अब यहाँ पे लू फेंग ने 2 क्रिस्टल को तो पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया था जिसके मर्तबा उसे किलिंग ऑरा से बेनिफिट मिला होता, लेकिन उसके मर्तबा जितने भी किलिंग ऑरा है एंशिएंट गॉड ड्यून्स पे तो आगे चल के वो भी अपने बॉडी पे इफेक्ट दिखाना छोड़ देते, मतलब उसका यूज करना बेकार होता है। फिर वो ऐसे ही और भी बात करते। वो बंदा कहता है चलो 97 मैं सबसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। कहता है कि मैं कैप्टन हूँ इस गार्ड्स का, तुम मुझे नंबर 1 कह सकते हो। और वो फिर कहता है ये नंबर 2 है वाइस कैप्टन। और अब फिर 97 से कहता है कि 97 कैसे हो तुम। और यहाँ पे सारे बंदे उन सब से बात करने लगते, वो सब लोग एक दूसरे से घिरने मिलने की कोशिश करने लगते हैं। और अब फिर यहाँ पे बात करने के बाद वो टॉल बंदा कहता है कि तुम बच्चे 97 तुमने एक ब्लड डेमन को मार दिया। अगर बात करें आउटसाइडर के लेवल के बारे में तो डोमेन लॉर्ड लेवल 1 ब्लड डेमन है। और यहाँ पे जो बंदा है और यहाँ पर उसकी जो टर्म्स ओरिजिन लॉ कंप्रिहेंशन है यहाँ तक कि हमारे सब में भी उसका कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अब ये सुनकर तो लू फेंग भी शौक हो जाता है। अब उसे शौक होता है देख यहाँ पे वो बंदा कहता है कि इसी कारण तो तुम्हारे हमारे लॉर्ड ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुमने उस ब्रिज को आराम से हैंडल कर लिया है। अब ये सब सुनकर लू फेंग शॉक होता है और कहता है तो मेरी बैटल को ये सब एनालाइज कर रहे थे डिटेल से, यहाँ पे लगता है ये मैं मॉनिटर कर रहे थे और इसी के मतलब लॉर्ड ने इसके बारे में अच्छे से मुझे नहीं कहा और यहाँ पे ये बंदे मुझे आ भी बता रहे हैं। और अब फिर वो उन सबको अलग अलग अपने पोस्ट पे जाने के लिए बोल देते हैं और ये सब अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। यहाँ पे कैप्टन लू फेंग को लेके एक ह्यूज पिट की तरफ ले आते हैं जो कि एक एंशिएंट गॉड ड्यून्स यहाँ पे होता है। और वहाँ पे वो सब उन सब की चीजों के बारे में बताती है कि यहाँ पे एंशिएंट वॉरियर्स यहाँ पे डिफेंड करते थे आउटसाइडर जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते थे और तुम इनकी पावर को इमेजिन भी नहीं कर सकते। और लू फेंग यहाँ पे शौक होने का बहाना करते हो, कहते हैं कि आखिर वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते हैं। तो नंबर 1 उससे कहता है कि मैं भी इसके बारे में नहीं जानता हूँ, हम सिर्फ इतना ही इमेजिन कर सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होते, यहाँ तक कि अनडाइंग स्पीड भी उनके सामने फेल हो गए थे। फिर यहाँ पे कहता है कि तुम तो इस इंटेंस और ट्रेजिक बैटल के बारे में पहले से ही जानते हो। ऐसे ही करके वो सारी चीजों के बारे में बताने लगता है। यहाँ पे ऐसी बहुत ही लंबी चौड़ी बातें होती है जिसके मर्तबा व्हिर्लपूल के बारे में बात होती है जहाँ पे लू फेंग जा चुका होता है 8 लेवल तक। यहाँ पे ऐसे ही करके यहाँ पे उसके बारे में पता चलता है। और यहाँ पे वो कहता है कि अगर देखा जाए तो मेरी विल पावर के मुताबिक मैं 5 टाइम्स तक जा चुका हूँ, यहाँ तक कि लॉर्ड वो भी अपने 7 टाइम तक जा चुके उन 10 टाइम्स के मर्तबा। अब ये सुनकर लू फेंग भी शौक हो जाता है क्योंकि उनकी विल पावर लू फेंग से कमजोर थी क्योंकि लू फेंग ने तो पहले ही 8 लेवल को पास आउट कर दिया था। लू फेंग जानता था कि उसकी जो विल पावर वो पहले
से सेक्टर लॉर्ड के पार्टिकल से सरपास कर चुकी थी। और फिर नंबर 1 उससे क्या था कि तुम्हें यहाँ पे केयरफुल रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम उस किलिंग ऑरा विल पावर में गए थे तो तुम भी एक ब्लड डेमन बन सकते हो अगर तुम उस विल पावर के ऑरा से डिफीट हो गए थे। और अब फिर वो आगे बताता कि यहाँ का एंशिएंट गार्डन्स ऐसे ही डेंजरस है और यहाँ पे मिलियंस ऑफ जगह है जो कि अभी तक खोजा नहीं गया, वो भी इसी की तरह डेंजरस है, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक होता है कि क्या मिलियंस ऑफ प्लेसेस ऐसे मौजूद है। और अब फिर कैप्टन कहता है चलो मुझे फॉलो करो पैस तक, और लू फेंग भी उसको फॉलो करते हुए आगे चल पड़ता है। और हमें दिखाया जाता है लू फेंग कैप्टन को लेके आके एक सेकंड लेवल में आ चुका होता है, वहाँ पे उसके लिए रहने का रूम होता है और वहाँ पे लू फेंग को उन बेस को दिखाते हैं जहाँ पे उन सबको पाला जाता है। लू फेंग भी उन सबको देखते हैं जिनमें कि ब्लड डेमंस होते हैं, जिनमें से मैड वॉरियर्स होते हैं, और वहाँ पे वो सबके चीजों के बारे में बताते हैं। वहाँ पे थर्ड लेवल पैलेस पे आ जाते हैं जो कि रूम नंबर 97 होता है लू फेंग के लिए, और वहाँ पे ग्रीन लाइट साइन हो जाता है जहाँ पे लू फेंग वहाँ पे इंटर होता है। अब लू फेंग जैसे ही इंटर होता है उसे देखकर शॉक हो जाता है कि क्या यहाँ पे टेक्नोलॉजी है क्वांटम कंप्यूटर के जैसे। तो ये सुनकर वहाँ पे वो बंदा कहता है हमने यहाँ पे एंशिएंट गॉड बैटल सिल्स को एक्वायर किया था जो कि यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर से जो कि बहुत ही मुश्किल से पाए जाते हैं, यहाँ तक कि अनडाइंग स्ट्रेंथ के अपर एचलेंस के पास ही ये सब मौजूद होता है। तो लू फेंग भी ये सुनकर कहते हैं हाँ। और अब फिर यहाँ पे हमें बताया जाता है इन क्वांटम कंप्यूटर्स के जैसे जो कि अर्थ के जैसा ही होता है लिविंग। और अब फिर हमें रूम नंबर 97 को दिखाया जाता है जो कि 20 मीटर लंबा 90 मीटर टॉल होता है। और अब फिर वहाँ पे कैप्टन कहता है ये रहा तुम्हारा जेनेटिक आर्मर, और यहाँ पे वो कहता है ये जेनेटिक आर्मर, जिसके बाद उसको एक कम्युनिकेशन डिवाइस देता है। अब ये देखकर लू फेंग हेजिटेट होता है कि क्या ये कम्युनिकेशन डिवाइस। अब लू फेंग को पता था कि ये एक सर्विलेंस डिवाइस है जो कि लू फेंग पे नजर बनाए हुए रखने के लिए होती है। अब फिर वो बंदा कहता है कि हाँ लॉर्ड ने ऑर्डर किया कि कोई ब्लड गॉड गार्ड यहाँ पे लॉर्ड के बिना 100 किलोमीटर से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ से दूर जाने की कोशिश किया तो उसे ट्रेटर के रूप में माना जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। अब ये सुनकर कैप्टन भी लू फेंग की तरफ देखने लगता है और कहते तुम्हें हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, तुम्हें लॉर्ड को कभी बिट्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पोजीशन लॉर्ड को मिलने वाली अनडाइंग स्ट्रेंथ में फ्यूचर में वो आराम से पूरे ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में चला सकते हैं। लू फेंग भी इस बात को समझ जाता है, लेकिन तभी वहां पे धमाके की आवाज आती है जो कि बहुत ही ज्यादा धमाका होता है, और ये देखकर कैप्टन भी शॉक हो जाता है और वो रूम से बाहर आ जाते हैं, जिसके मर्तबा लू फेंग भी उनका पीछा करते हुए बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही बाहर आते हैं उनके सामने एक 12 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा 4 हुड बेस्ट मौजूद था जो कि सिमिलर था अर्थ के बुल एनिमल के जैसा ही, जहाँ पे उसकी मसल्स भी बहुत ज्यादा थी और वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है उसके बॉडी को जो कि ब्रॉन्ज कलर थी और उसकी आईज रेड थी और उसकी आईज बहुत ज्यादा शार्प थी जो कि किसी के हार्ट को ट्रेम्बल करके आराम से कर सकती है। अब यहाँ पे नंबर 1 उसको देखता है, उसके सामने झुक जाता, कहता है लॉर्ड क्यों नहीं, और हमें उस बंदे को दिखाया जाता जहाँ पे वो लू फेंग की तरफ देखता है जहाँ पे वो नहीं झुका होता, और यहाँ पे उसे देखकर कहता है कि ये बंदा भी नया है। यहाँ पे उसको बारे में समझाता है कि ये बंदा जो लॉर्ड क्यूनिन है जो कि बीस्ट है वो हमारे लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल है, इसकी पोजीशन अनडाइंग साइन में बहुत ज्यादा हाई है और ये हमारे लॉर्ड के ब्रदर के जैसे। तो ये सुनकर लू फेंग भी स्टन हो जाता कि क्या ये लॉर्ड के ब्रदर के जैसे और लॉर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और देखते हैं कि आखिर ये बुल लाइक हेड क्रिएचर क्या है और लू फेंग को इससे हिंट मिलने वाला है, जिसके बाद लू फेंग इतने मर्डर करता है जैसे कि आप कहोगे कि लू फेंग या हीरो या फिर विलन। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखना जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।